नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत लाइटिक साइकिल का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लाइसोजेनिक साइकिल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जिनका डीएनए जीवाणु के डीएनए से संलग्न हो जाता है, समाकलित हो जाता है। यानी कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल जिसे कि जीनोफोर कहा जाता है उसके साथ में इंटीग्रेटेड हो जाता है, एवं जो जीवाणु का जीनोम होता है, बैक्टीरियल सेल का जो जीनोम होता है उसके साथ में ही वो रेप्लिकेट होता है, उसके साथ में ही उसका प्रतिकृतिकरण होता है। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उन सभी बैक्टीरियोफेज वायरसों को नॉन वायरुलेंट कहा जाता है या उन्हें टेम्परेट बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनमें लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है उनके द्वारा जो बैक्टीरियल सेल होती है उसे नष्ट नहीं किया जाता है। अतः ये वे जीवाणु होते हैं, ऐसे जीवाणुभोजी होते हैं जो इंटीग्रेटेड अवस्था में रहते हैं और परपोषी कोशिका को शुरू में ये नष्ट नहीं करते हैं। उन्हें लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इन वायरसों के डीएनए के रेप्लिकेशन के पश्चात फेज पार्टिकल जो है इनमें नहीं बनते हैं, नए बैक्टीरियोफेज का इनमें निर्माण नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परपोषी होस्ट बैक्टीरियल सेल है एवं जो फेज बैक्टीरियोफेज है उन दोनों के मध्य में एक प्रकार का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर स्थापित हो जाता है। परंतु जब वायरस और बैक्टीरिया के बीच में सहज जीवी जो संबंध होता है, सिम्बायोटिक जो रिलेशन बन जाता है, उसके पश्चात जब वह एक लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है, यानी कि पहले उन दोनों के मध्य में एक सिम्बायोटिक रिलेशन स्थापित हो जाता है और उसके पश्चात वह लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है। अर्थात जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो अंततः लास्ट स्टेज में यानी कि लाइटिक साइकिल में जब प्रवेश करते हैं तो वायरुलेंट होकर के जो परपोषी होस्ट सेल है, परपोषी बैक्टीरियल सेल है, उसको नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, लाइसोजेनिक जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके जनन चक्र की जो खोज है वह है आंद्रेलॉफ के द्वारा की गई थी। और लाइसोजेनी कुछ बैक्टीरियोफेज के लिए हम कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट वैकल्पिक जीवन चक्र होता है। जो इकोलाई होता है, एशेरिचिया कोलाई होता है, उसमें जो लैम्बडा फेज होता है एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों में से किसी भी चक्र के द्वारा जो है ये गुणन कर सकते हैं। इनमें दोनों में से किसी भी चक्र के द्वारा इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। फेज का जो प्रत्येक वायरॉन होता है वह एक पॉलीहेड्रल कैप्सिड और पूंछ से मिलकर के बना हुआ होता है, और जो पॉलीहेड्रल कैप्सिड होता है, हेड होता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से जो एक लैम्बडा फेज बैक्टीरियोफेज होते हैं वो लाइसोजेनिक जीवन चक्र के द्वारा जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों, अब हम लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में अध्ययन करते हैं। जो बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनी करते हैं या हम कह सकते हैं जिनमें लाइसोजेनिक साइकिल पाई जाती है या लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन उनमें पाया जाता है, उन्हें टेम्पलेट फेज कहा जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल होती है वह प्रारंभ में नष्ट नहीं होती है, लेकिन जब अंतिम फेज में लाइटिक साइकिल में यदि प्रवेश कर जाता है तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि लाइटिक साइकिल में प्रवेश करने से पहले बैक्टीरियल सेल यानी कि होस्ट सेल और बैक्टीरियोफेज दोनों के मध्य में जो है एक सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है स्थापित होता है, पाया जाता है। अतः दोस्तों, जो लैम्बडा फेज होते हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल दर्शाते हैं। आंद्रेलॉफ ने लाइसोजेनिक साइकिल की खोज भी की थी और जो लैम्बडा फेज शब्द है वो भी जो है आंद्रेलॉफ के द्वारा ही दिया गया था। लाइसोजेनिक साइकिल में जो लैम्बडा फेज होता है उस लैम्बडा फेज का जो वैकल्पिक चक्र है वो लाइसोजेनिक साइकिल होता है। लैम्बडा फेज जो है
बैक्टीरियोफेज उसमें सिंगल टेल फाइबर प्रेजेंट होता है, टेल पिन भी सिंगल होती है और हेड उसमें प्रेजेंट होता है। दोस्तों जब एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर, एक बैक्टीरियल होस्ट सेल के ऊपर बैक्टीरियोफेज लैम्बडा फेज जो है उसकी बाहरी सेल वॉल के ऊपर जब स्थापित हो जाता है, अटैचमेंट उसका हो जाता है, तो बेसल प्लेट की सहायता से लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। उसके पश्चात शीट कॉन्टैक्ट होती है और जो वायरल डीएनए होता है वह वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। वायरल डीएनए जो है रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है और यह रिप्रेसर प्रोटीन जो है वायरल डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वायरल प्रोटीन को बनने से रोक देती है। लैम्बडा फेज का जो डीएनए होता है उसमें इंट जीन प्रेजेंट होती है और यह जीन डीएनए इंसर्शन एंजाइम का निर्माण करती है। ये जो डीएनए इंसर्शन एंजाइम होता है यह एक तरह से इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से जो है वायरल डीएनए को जीनोफोर के साथ, जीनोफोर का मतलब जो बैक्टीरियल डीएनए होता है जो कि नेक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसे जीनोफोर कहा जाता है, तो जीनोफोर के साथ में जुड़ जाता है किस एंजाइम की सहायता से, इंटीग्रेटेड एंजाइम की सहायता से। तो वायरल डीएनए की यह संयुक्त अवस्था जो है प्रोफेज कहलाती है। प्रोफेज जीवाणु के जीनोफोर के साथ साथ रेप्लिकेट होता रहता है। जब बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल का जो जीनोफोर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जब उसका रेप्लिकेशन होता रहता है तो उसके साथ साथ जो है जो बैक्टीरियोफेज है, लैम्बडा फेज है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वायरल डीएनए है, वह भी रेप्लिकेट होता रहता है क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो इस प्रकार से साथ साथ रेप्लिकेट होता है। लाइसोजेनिक जो साइकिल है उसमें बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करता है। दोस्तों इस स्लाइड में एक लाइसोजेनिक साइकिल्स की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उन स्टेप्स को जो हो दिखाया गया है, जिसमें ये इसकी पहली अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है परपोसी कोशिका में लैम्बडा बैक्टीरियोफेज के जीनोम का प्रवेश, एंट्री ऑफ फेज जीनोम इन होस्ट सेल। होस्ट सेल यहाँ पर जो है एक बैक्टीरियल सेल होती है, इसका जो है होस्ट सेल में प्रवेश। दोस्तों लाइटिक फेज के समान ही, जिस प्रकार से एक लाइटिक फेज होती है उसके समान ही यहाँ पर भी जो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वह परपोसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है और यह डीएनए खंड एक नेक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड संरचना के रूप में पाया जाता है। दूसरी अवस्था आती है दोस्तों सिंथेसिस ऑफ रेप्रेसर प्रोटीन, प्रारंभिक प्रोटीन का संश्लेषण भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इस चरण में जो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है उसके द्वारा एक रिप्रेसर यानी कि हम दमनकारी प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, जो कि एक परपोसी कोशिका में मैसेंजर आरएनए के निर्माण के संश्लेषण के लिए पहले कुछ समय लगता है, परंतु जब ये एक दमनकारी प्रोटीन जो है लाइसिस प्रक्रिया को कोडित करने के लिए जो आवश्यक मैसेंजर आरएनए के अणु होते हैं उनको नहीं बनने देती है, यानी कि उनके निर्माण को रोक देती है। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक रिप्रेसर प्रोटीन का, एक दमनकारी प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है और जो कि लाइटिक प्रकृति का निर्धारण करता है, यानी कि ये जो दमनकारी प्रोटीन होती है, इस दमनकारी प्रोटीन के कारण अन्य कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाता है और परपोसी जीवाणु कोशिका का जो है लाइसिस नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद में तीसरी अवस्था आती है इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए, यानी कि विभोजी डीएनए का समाकलन। इस स्टेज में जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका डीएनए जीवाणु जो बैक्टीरियल सेल है, होस्ट सेल है, उसके जीनोफोर के साथ, उसके नेक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाता है, समाकलित हो जाता है और यह कार्य जो बैक्टीरियोफेज के द्वारा निर्मित
डीएनए इंसर्शन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और इस अवस्था में जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वह जब बैक्टीरियल होस्ट सेल के साथ के डीएनए के साथ में जब जुड़ जाता है तो इस अवस्था को प्रोफेज कहा जाता है। दोस्तों, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है जीवाणु के गुणसूत्र के साथ में, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में एक निश्चित स्थान पर जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे इकोलाई की यदि हम बात करें तो इकोलाई में यह है गैल और वायो, यानी कि गैलेक्टोज और बायोटिन, इन दोनों जीनों के मध्य में ये जुड़ता है। नेक्स्ट स्टेप आती है लाइसोजेनी फेज। दोस्तों, जब एक बैक्टीरियोफेज का संक्रमण होता है तो बहुत समय बाद तक जो है, एक लंबे समय तक जो है परपोषी जो बैक्टीरियल सेल होती है वो जीवित रहती है और वृद्धिशील रहती है और नियमित रूप से जो है वो गुणन करती हुई रहती है। इस दौरान जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वह उस होस्ट सेल के डीएनए के एक भाग के रूप में जो है रेप्लिकेट होता रहता है और उससे जो है जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी विभोजी डीएनए की जो है नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। यदि किसी अवस्था में, जैसे कि म्यूटेशन के कारण, जैसे कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, विकिरण होती है, उनके कारण यदि म्यूटेशन हो जाता है तो उस दौरान जो है दमनकारी प्रोटीन, रिफ्रेसर जो प्रोटीन होती है, उस रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, अक्रियाशील हो जाती है। तो उस दौरान जो है प्रोटीएजेज एंजाइम का जो निर्माण है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जो बैक्टीरियोफेज के कण हैं उनमें लेट प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, लेट प्रोटीन का जो बनना है वो प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो नए बैक्टीरियोफेज होते हैं या फेज पार्टिकल होते हैं वो उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो लाइसोजेनिक चक्र से लाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, अगली स्टेप आती है लाइटिक फेज। तो दोस्तों, लाइटिक फेज में प्रवेश करता है म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन जो है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है या किसी और कारण से हो सकता है, जिसके कि बहुत कम चांसेज होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4-5 स्टेज होती है, स्टेप्स होती है, जिनके द्वारा एक बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में जो है लाइसोजेनिक जो साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है। ये इस स्लाइड के ऊपर दोस्तों एक आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से लाइसोजेनिक चक्र को समझा गया है, जिसमें ये लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरियल होस्ट सेल है। इसके अंतर्गत ये बैक्टीरियल डीएनए है। और दोस्तों, बैक्टीरियल डीएनए जो है नेक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। जब लैम्डा फेज अपने सिंगल टेल फाइबर और पिन की सहायता से इस बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर अटैच हो जाता है और उसके पश्चात में सिंगल टेल फाइबर्स के द्वारा जो है लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होता है और सेल वॉल को गला देता है, उसमें छिद्र कर देता है। और उसके बाद में टेल शीथ के द्वारा या टेल फाइबर के द्वारा जो है, जो हेड में प्रेजेंट डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का, उसको कोशिका जो बैक्टीरियल होस्ट सेल है उसमें छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये वायरल जीनोम है, वायरल डीएनए है, ये दोनों इसमें दिखाया गया है। उसके पश्चात जो है, जो वायरल जीनोम है, वायरल जेनेटिक मटेरियल है, वह इंटीग्रेटेड हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ में और ये अवस्था कहलाती है दोस्तों प्रोफेज अवस्था। उसके बाद में जो बैक्टीरियल कोशिका होती है उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, साथ साथ में रेप्लिकेशन के द्वारा। तो जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन में जो है जो
बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, उसी के साथ साथ जो वायरल जीनोम होता है उसकी भी संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है चलती रहती है। लेकिन जब किसी कारणवश, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण या किसी अन्य किसी रीजन से जो है इनमें म्यूटेशन हो जाता है, तो उस म्यूटेशन के कारण, उस इंडेक्शन के कारण जो है वायरल जीनोम जो है रेप्लिकेट तो होता ही है, लेकिन उसके बाद में जो है रेप्रेसर प्रोटीन जो होती है उसका निर्माण जो है बंद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो अक्रियाशील नॉन फंक्शनल हो जाती है। और जो लाइसोजेनिक चक्र से जो है फिर लाइटिक साइकिल प्रारंभ हो जाती है, यानी कि लाइसिस साइकिल प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात लाइसोजाइम और हॉलेन एंजाइम सीक्रेट होते हैं और सेल वॉल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बैक्टीरियल की सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गला देते हैं और बाहर लैम्डा फेज रिलीज हो जाते हैं, और ये पुनः जो है लाइसोजेनिक चक्र को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है, जिसमें प्रारंभ में लाइसोजेनिक साइकिल जो है और उसके लास्ट स्टेप में जो है लाइटिक साइकिल के द्वारा ये मल्टीप्लिकेशन की जो क्रिया होती है उसे पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जब अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो वायरल डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन होता है, तो रिप्रेशन प्रोटीन का निर्माण जब बंद हो जाता है, तो वहाँ पर जो वायरल डीएनए होता है वो जीनोफोर से एक्सेसियोनेज एंजाइम से जो है पृथक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एंजाइम का नाम। थैंक यू दोस्तों।